दृष्टि से सभी लोग जानते हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष को विदेश और विदेशियों में ज़्यादा भरोसा है और ज़्यादा उनको वहाँ पर आनंद भी आता है। इसलिए जब देश में, खास करके उत्तर भारत में कोई संकट की घड़ी हो तो हमारे राहुल जी को बाहर के देशों में घूमना ज़्यादा पसंद आता है, ना कि पंजाब या हिमाचल, और हिमाचल में तो उनकी सरकार भी है। तो ये दिखाता है कि बार बार उनको विदेश से ज़्यादा लगाव भी है। पर यह बात का अंदाज़ा किसी को नहीं था कि जो भारत के विषयों पर लगातार राहुल गांधी जी बोल रहे थे, दरअसल वो भारत में तो डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग कर रहे थे, पर ये डायलॉग की स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी जा रही थी। या ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी का पॉलिटिकल इंटरनेट कनेक्शन किसी विदेश की भूमि या धरती से कनेक्टेड था, इस बात का अंदाज़ा किसी को नहीं था। शंका तो हमेशा होती थी। आज जिस प्रकार से कुछ प्रमाण सामने आया है, जिसमें निकल कर आया है कि कैसे जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया गया, उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पावर और उसका डेटा पॉइंट दोनों भारत के बाहर से बनकर आया था। और ये ऐसा टेक्निकल अनडिनाएबल प्रूफ है जिस पर लाख लीपापोती करने के बाद भी, जिस पर लाख जस्टिफिकेशन देने के बाद भी उस डेटा को छुपाया नहीं जा सकता कि डेटा जो बेटा के हाथ में आया था वो दरअसल फॉरेन या विदेश की धरती से लेता था। और इसीलिए आज कई सारे सवाल निर्माण होते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी जी को भारत के बाहर से कोई प्रेरणा मिली हो भारत में भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल और ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करने के लिए। आपको याद होगा कि राहुल गांधी का तो ऑफिशियल बयान है कि वी हैव टू फाइट द इंडियन स्टेट। फिर आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी जी विदेश गए थे तो एक नहीं अनेकों बार उन्होंने भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल निशान करते हुए कहा है कि इंडियाज डेमोक्रेसी इज डेड एंड आई एम वंडरिंग व्हाई द गार्जियंस ऑफ डेमोक्रेसी आर नॉट इंटरवीनिंग। मतलब कि सीधे सीधे भारत की संप्रभुता पर सवाल खड़े कर देना और संप्रभुता पर हमला भी करने का काम राहुल गांधी ने किया है। अपनी व्यक्तिगत वार्तालाप और बातचीत में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स के साथ भी उन्होंने इस बात को दोहराया है कि भारत में विदेशी हस्तक्षेप होना चाहिए। पार्लियामेंट आप लोग कवर करते हैं, पार्लियामेंट के हर सेशन से पहले एक सोरोस स्पॉन्सर्ड और सोरोस गाइडेड डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट जैसे ही आता था तो कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी उस सोरोस स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट को लेकर भारत की संसद को हॉस्टेज बनाने का काम करते थे और सुप्रीम कोर्ट में फिर उस पूरी बात पर कुछ निकलता नहीं था। हमने देखा सेशन कई सारे निकल गए, परंतु सोरोस स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट के आधार पर किस प्रकार से भारत की संसद को बंधक बनाया गया। और सोरोस के कुछ लोग तो भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी के साथ सीधे शामिल हो गए। तो सवाल यह बनता है राहुल गांधी जी से कि क्या दरअसल जो आप ये डायलॉग बोल रहे हैं सेव डेमोक्रेसी, पर ये सेव डेमोक्रेसी नहीं, ये भारत के अंदर इंटरफियर विद आवर डेमोक्रेसी का एजेंडा लेकर किसी फॉरेन हैंड से तो आप गाइडेड नहीं है कठपुतली की तरह। सवाल यह बनता है कि डायलॉग तो यहां पर आप दे रहे हैं, पर इसकी स्क्रिप्ट और पटकथा लिख कौन रहा है बाहर से। सवाल तो यह बनता है कि बार बार ऐसी सुनियोजित तरीके से, सुनियोजित ढंग से हम देखते हैं कि भारत के संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ जिस प्रकार का आप हमला बोलते हैं वो फॉरेन स्पॉन्सर्ड या विदेशी स्पॉन्सर्ड क्यों नजर आता है। और मैं कोई एक डॉक्यूमेंट के आधार पर नहीं बोल रहा हूं, मैंने पूरी सीरीज गिना दी। ये और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जो कहते हैं कि नारा वोट चोरी का है, दरअसल नारा वोट चोरी का नहीं है, दरअसल बात है ट्रूथ चोरी की। राहुल गांधी एलओपी लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन चुके हैं
और उनकी ट्रूथ चोरी का आलम यह है कि महाराष्ट्र में जो उन्होंने आरोप लगाए चुनावों को लेकर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। फिर उन्होंने हरियाणा के चुनाव पर आरोप लगाए, उस पर कुमारी शैलजा ने बोला कि हम हरियाणा चुनाव हुड्डा जी की वजह से हारे। फिर उन्होंने बिहार के अंदर एसआईआर जो एक्टिविटी हो रही है उसको लेकर सवाल खड़े किए, पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई स्टे नहीं लगाया और इनके बीएलए वहां पर कोई प्रमाण नहीं दे पाते। अब हाल ही में, कल ही की बात है कि जो राहुल गांधी जी का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था, उस पूरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एक पीआईएल के रूप में एक पीआईएल आर्टिस्ट ने मद्रास हाईकोर्ट में दायर किया था और मद्रास हाईकोर्ट ने इस पीआईएल और उसके सारे कंटेंट को, जो तो अब सवाल ये निशान है कि वो कंटेंट इधर से बना है कि वो कंटेंट डिसकंटेंट पैदा करने के लिए किसी और जगह से पैदा होकर और बनाकर आया है, उस पीआईएल को खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने उस पिटिशनर या पीआईएल आर्टिस्ट पर 1 लाख रुपए का फाइन भी लगाया और कहा कि इसमें ना कोई तथ्य है, ना कोई बेसिस है, ना कोई इसमें यह पिटिशन को वेल कंसीव्ड कहा जा सकता है, ये इल कंसीव्ड पिटिशन है। मतलब कि राहुल गांधी के इस पूरे के पूरे वोट चोरी के तथाकथित नैरेटिव पर एक और जुडिशरी का हम हथौड़ा चला है। पर जैसे पुराने ज़माने में हम देखते थे, महात्मा गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। राहुल जी के भी आधुनिक काल में 3 बंदर हैं, सच मत बोलो, सच मत देखो और सच मत सुनो। अब देखिए, राहुल गांधी जी तक यह समस्या सीमित होती तो बात ठीक थी। राहुल गांधी जी जिस प्रकार की बातें करते हैं, बातें करते करते महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा से चलते चलते कर्नाटक तक पहुंचते पहुंचते अब उन्होंने कल कहा कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी चोरी हो चुकी है। जब आप ही में से एक पत्रकार ने पूछा कि राहुल जी, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या हुआ, आपकी तो 325 सीट आने वाली थी, 325 वोट आने वाले थे, क्या हुआ उसमें? तो राहुल गांधी ने बोला, यहां पर भी वोट चोरी हुई है, वोट चोर गद्दी छोड़, यहां पर भी उनको वोट चोरी दिख गई। राहुल जी, ये तो चुनाव बैलेट पेपर से हुआ था, इस चुनाव में जो भी सारी प्रक्रियाएं थी वो पहले से सभी को पता थी। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी अब इस प्रकार का बिना तथ्य, बिना तर्क के अनर्गल आरोप लगाना, ये राहुल गांधी की राजनीति का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। और राहुल गांधी जी ये आरोप कोई भारतीय जनता पार्टी पे नहीं लगा रहे। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि राहुल गांधी जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब देश को ओबीसी समाज से आने वाले, तमिलनाडु की भूमि से आने वाले, a son of the soil of Tamil Nadu, somebody who is from the OBC community, he has risen to the position of the vice president, तो क्या आप उनको वोट चोर कह रहे हैं? क्या ये ओबीसी समाज का अपमान नहीं है? आप तो जितनी आबादी उतना हक की बात करते हैं, पर आपके प्रत्याशी तो उस समाज से नहीं आते जिसकी आप पैरवी करते हैं। और डीएमके लगातार जिस प्रकार की बातें तमिलनाडु के प्राइड की करती है, आज मेरा सीधा सवाल है उनसे जो ओबीसी समाज की और तमिलनाडु की पैरवी करते हैं, क्या आपको इस प्रकार के आरोप स्वीकार्य है? अब देखिए, सवाल केवल एक नेपो किड का नहीं है, ये तो कांग्रेस के नेपो किड की बात हुई, पर नेपो किड्स में भी किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा है प्रोपेगेंडा फैलाने में, उसका परिचय तब मिलता है जब टीएमसी के नेपो किड अभिषेक बैनर्जी उनसे एक कदम आगे बोलते हैं कि यहां पर तो 15-20 करोड़ रुपए दे दिए गए सांसदों को वोट करने के लिए। इसका कोई प्रमाण है अभिषेक जी? और अभिषेक जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके जो बनाए गए इंडी अलायंस के सांसद है वो दरअसल सांसद टिकाऊ नहीं, बिकाऊ सांसद है, वो बिक जाते हैं, अपने ही सांसदों की नैतिकता और इंटेग्रिटी पर इस प्रकार का सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये संविधान का, संवैधानिक प्रक्रियाओं का, तमिलनाडु से आने वाले, ओबीसी समाज से आने वाले, मेरिट के आधार पर उपराष्ट्रपति बनने वाले हमारे सीपी राधाकृष्णन जी का ये सीधा सीधा अपमान नहीं किया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान, अब उपराष्ट्रपति जी का अपना अपमान, उद्धव सेना के भी लोग बताए क्योंकि ये पूर्व गवर्नर रहे महाराष्ट्र के। क्या आप इस प्रकार की बेबुनियाद बातों का समर्थन करते हैं, हाँ या ना? आखिरी में एक विषय ये भी देखने मिला है आप लोगों के माध्यम से कि खड़गे जी
जो वैसे तो औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, पर वो स्वयं ही मानते हैं कि हाईकमांड कोई और है इस पार्टी में, आज खड़गे जी ने अनकैरेक्टरिस्टिकली हिम्मत करते हुए एक ऐसी बात, एक ऐसा सच बोल दिया है जिससे कि हो सकता है कि खड़गे जी को कांग्रेस से उसका रेपरकशन भुगतना पड़े। खड़गे जी ने कहा कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कांग्रेसी हैं जो नॉन परफॉर्मिंग होते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जो चुनाव दर चुनाव हराते हैं, और ये जो कांग्रेसी है ये सड़े हुए आम की तरह है और पूरी पेटी को, पूरे हमारे बक्से को ये खराब कर देंगे। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं खड़गे जी इशारों में किसकी तरफ ये इंडिकेट कर रहे हैं, और अगर ये इंडिकेट कर रहे हैं तो मैं समझूंगा कि ये बहुत ही बहादुरी का काम वो कर रहे हैं कि जो 99 चुनाव हारता है और चुनाव हारने के बाद भी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन से लेकर सारे चुनावों पर सवाल खड़े कर देता है और अपने भीतर अपनी अंतरात्मा के प्रति देखने का साहस नहीं करता, तो उनको जिस प्रकार से आज खड़गे जी ने वर्णन किया है, मुझे लगता है ये वाकई बहादुरी का काम है। शाम या रात होते होते उनके लिए कोई राजन्ना जैसा फतवा जारी ना हो जाए पार्टी से। एक आखिरी विषय जो अभी पता चला है कर्नाटका के संदर्भ से, कि डीके शिव कुमार जी ने जिस प्रकार से प्रशंसा की थी विधानसभा में नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, इस पावन पवित्र प्रेयर सॉन्ग को भी गाने का काम उन्होंने किया था, और उसके बाद जिस प्रकार से उनको मजबूरी में, दबाव में गांधी परिवार के प्रति अपने अनडाइंग लव का डिक्लेरेशन करना पड़ा और माफ़ी मांगनी पड़ी। पर वो कहते हैं ना कि राहुल गांधी जी की बातों को कोई सीरियसली लेने वाला कांग्रेस में बचा नहीं। जनता तो सीरियसली लेती नहीं, हमने देखा है कि अलाय पार्टनर भी सीरियसली लेते नहीं, और अब राहुल गांधी के स्वयं कांग्रेस पार्टी के नेता ही उन्हें सीरियसली नहीं लेते। इसीलिए उनके बीजेपी आरएसएस पर अनर्गल आरोप लगाने के बाद भी पहले डीके शिव कुमार जी और उसके बाद जी परमेश्वर जी एबीवीपी के पास जाते हैं, एबीवीपी के कार्यक्रम में जाते हैं और शामिल होते हैं। मुझे लगता है कि खड़गे जी की बातों से लेकर परमेश्वर जी के कृत्यों तक अगर गहनता से अगर अध्ययन किया जाए तो बिना कुछ बोले एक्शंस जब स्पीक करते हैं लाउडर वर्ड से भी, उसका परिचय देते हुए राहुल गांधी जी के प्रति किसी का कोई कॉन्फिडेंस नहीं बचा है। ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन से लेकर इनके बयानों से आज स्पष्ट होता जा रहा है। मैं फिर से एक बार प्रार्थना करता हूं कि खड़गे जी हो या जी परमेश्वर जी हो, उनका हाल शशि थरूर जी की तरह या राजन्ना जी की तरह न किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।